हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। तो नाम से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि मोनोटोनिक जो सीक्वेंसेस हैं वो किस टाइप की होंगी। तो कुछ डेफिनेशन पे हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है ये होती क्या है, क्या इनकी पहचान है, कैसे आप पता करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो थर्ड एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर टॉपिक आता है वो फर्स्ट टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने कुछ लिखा है आपके लिए, तो इसको समझते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती हैं और किस किस केस में आप उनको मोनोटोनिक बोल सकते हैं। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं भी। यहाँ पे फर्स्ट केस क्या है, ए सीक्वेंस एन, एक कोई सीक्वेंस है, इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। उसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब बोलते हैं कि अगर an+1 ग्रेटर देन इक्वल टू an हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो an+1 है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, an+1 वो क्या है, an से जस्ट अगली टर्म है और अगली टर्म क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो। यानी कि जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, अगर मैं कोई सीक्वेंस लिखूँ 1 1 2 3 4 4 5 6 6 6 7 सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, सेकंड 1 है, आगे ये जो सारी टर्म है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। यानी कि किसी पर्टिकुलर n के लिए n की जगह अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दूँ तो a2 है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा a2+1 a3 से। यानी कि थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म के इक्वल भी हो सकती है और जो सेकंड टर्म से ये बड़ी भी हो सकती है। तो थर्ड टर्म देखो ये है, तो यानी कि ये पीछे वाली से क्या है, बड़ी। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, दिस मीन्स उन जो सीक्वेंस है उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नाम देंगे भी। बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है, ए सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब इसको डिक्रीजिंग भी हो सकता है कि जैसे अगर मैंने ये सीक्वेंस लिखी है, हो सकता है ऐसा भी हो कि यहाँ 100 हो या 100 हो या 90 हो 80 हो 80 हो 70 हो, सो ऑन, ये इस तरीके से डिक्रीज हो रहा हो। अब इस केस में क्या होगा कि हर एक an+1 जो अगली टर्म है, हर एक an+1 वो क्या होगी, वो लेस देन इक्वल टू रहेगी an से। यानी कि n की जगह वही अगर आप 5 पुट करते हैं मान लिया, तो a5 है वो ग्रेटर होगी a6 से। यानी कि पीछे वाली टर्म बड़ी होगी और आगे आगे जैसे आप चलते जाओगे वो छोटी होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। इसी तरीके से जो थर्ड और फोर्थ है इसमें है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और अगला है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली क्या होता है, जैसे आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी कि जहां स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाता है वहां हमें थोड़ा सख्त होना पड़ता है भी। सख्त का मीनिंग यहां ध्यान से देखो, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो an+1 ग्रेटर देन होगा an से, कभी भी इक्वल नहीं होगा। अब इसमें तो देखो ये टर्म और ये टर्म इक्वल भी थी, लेकिन स्ट्रिक्टली का मीनिंग क्या हो गया कि अगर आप यहां लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये सीक्वेंस है। अब इसमें जो हर एक अगली टर्म है वो पिछली टर्म से ज़्यादा है, इक्वल नहीं हो सकती। अगर देखो इसकी बात की जाए, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है लेकिन इंक्रीजिंग जरूर है, सिर्फ इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। क्योंकि कई बार कई केस में क्या है, जैसे ये दोनों टर्म इक्वल हो रही हैं, ये दोनों टर्म इक्वल हो रही हैं, ये दोनों टर्म इक्वल हो रही है कि नहीं, यहाँ इक्वलिटी का साइन आ सकता है, इक्वल भी हो सकती है लेकिन बड़ी होनी चाहिए, छोटी ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर हो, इक्वल टू भी नहीं होनी चाहिए। तो दिस मीन्स ये ओनली क्या थी, इंक्रीजिंग, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना, तो इन दोनों में अंतर समझो। ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भाई, यहाँ तो जैसे ये वैल्यू इक्वल भी आ रही थी, अब मैं सीक्वेंस लिखूँ 100 90 88 87
82 सो ऑन। अब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि कोई भी टर्म आपस में इक्वल नहीं आ रही, बस घटती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये मोनोटोनिक भी होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो 0.5 है हमारा, इस पर फोकस करना है। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज एनी वन ऑफ द टाइप फर्स्ट टू फोर्थ, यानी कि इन चारों केसेस में सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक ही बोलेंगे, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, बोला उसको मोनोटोनिक ही जाएगा। बस ये समझो मोनोटोनिक के आगे पार्ट बता दिया आपको कि मोनोटोनिक के साथ इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक के साथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या क्या होगा। लेकिन चारों केस में ये जो चारों सीक्वेंसेस हैं, अगर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोटोनिक नाम देते हैं भी। ठीक है ना? तो ये जो सारी सीक्वेंसेस मैंने लिखी हैं, ये सारी कैसी होगी, मोनोटोनिक सीक्वेंस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब ये जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है, ये क्या होती है, इसको देखिए। तो इसमें दो रिजल्ट दिए गए हैं जिनको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या इन रिजल्ट का हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी एक बार इसको थ्योरेटिकल हम प्रूव करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी है। फर्स्ट रिजल्ट है प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कंडीशन ध्यान से समझना, सीक्वेंस है वो किस टाइप की है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है an विच इज बाउंडेड अबव, जो क्या है, बाउंडेड अबव है, यानी कि उसके अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं। कन्वर्ज टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड, यानी कि इसके जो LUB है, जिसको शॉर्ट में हम LUB लिखते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, तो उस पे ये कन्वर्ज करेगी, ये हमें प्रूव करना है। सेकंड जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली, इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड बिलो। अब डिक्रीजिंग होगी तो वो बाउंडेड बिलो होगी। कन्वर्ज टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये किसको कन्वर्ज करेगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना? तो इसको समझते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रिजल्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड को। तो मैं यहाँ प्रूफ लिख देता हूँ, प्रूफ, और प्रूफ में हम कर रहे हैं फर्स्ट का। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में जो गिवन है कि an किस टाइप की सीक्वेंस है, तो हम मान लेते हैं लेट an विद ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है ना? ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है विच इज बाउंडेड अबव। ये क्या है, बाउंडेड अबव है भी। ठीक है ना? तो यानी कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, ये समझो। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो अभी हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या पढ़ा था कि जो आगे वाली फर्दर टर्म्स हैं वो इंक्रीज होके आती रहेंगी। ठीक है ना? यानी कि पीछे वाली सारी छोटी रहेंगी, आगे जैसे 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 जाते आप जाते जाओगे, तो दिस मीन सारी टर्म किस ऑर्डर में होंगी, इंक्रीजिंग में। हो सकता है इक्वल भी हो। देन अगर ऐसा है तो कि जो an+1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी an से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये किसकी डेफिनेशन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि वो बाउंडेड अबव है। अगर वो बाउंडेड अबव हैं तो कोई ना कोई उसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता होगा, और उसका लिस्ट अपर बाउंड भी जरूर होगा फिर, अगर अपर बाउंड है तो हम मान लेते हैं लेट u इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। तो हम क्या मान लेते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड है इस सीक्वेंस का। क्लियर? अब इसको थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम की हेल्प से कैसे, कि मान लिया कि हमने ये नंबर लाइन ली है, इसको ऐसे समझो, ये जो मैंने ली है ये है नंबर लाइन। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन का रूल क्या है कि किसी पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये जो सीक्वेंस है वो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है कि नहीं? तो इसकी जो टर्म्स हैं वो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। तो हम मान लेते हैं जो इसकी टर्म है वो यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती हैं भी। ठीक है ना? डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, यानी कि a1 यहाँ है, आगे a2 है, सो ऑन लास्ट में क्या है, an है भी, और इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है।
क्लियर। इसमें बहुत सारी हैं, या मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने लगाए हैं ये बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसकी टर्म है इस सीक्वेंस की an की, ठीक है ना। और ध्यान से समझो कि u को हमने क्या माना है, इसका लिस्ट अपर बाउंड है। लेट अस सपोज जो u है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है u। u क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अब u से बड़ी तो कोई टर्म नहीं हो सकती, क्योंकि u क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है। हाँ, हो सकता है कोई लास्ट वाली टर्म u के इक्वल हो, u ही लास्ट टर्म हो, लेकिन u से बड़ा कोई नहीं हो सकता अभी। क्लियर। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो u प्लस एप्सिलॉन है। अब इस u में यहाँ से अगर मैं u प्लस एप्सिलॉन कर देता हूँ, मान लिया वो पॉइंट यहाँ आ गया u प्लस एप्सिलॉन ऐसे, और u माइनस एप्सिलॉन कर दिया, लेट सपोज वो थोड़ा इधर आ गया, ठीक है ना, थोड़ा गैप दिखाने के लिए इस वजह से लिखा है मैंने u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन का इंटरवल। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो u प्लस एप्सिलॉन है इज नॉट ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस an। भी ये तो लिस्ट अपर बाउंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड एक ही होगा u, और u प्लस एप्सिलॉन तो क्या चला गया, इससे बाहर चला गया। और इसका अर्थ क्या हुआ हियर कि जो an है, an जो सीक्वेंस है कि नहीं, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली है वो क्या होगी, लेस देन होगी u प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि u ही सबसे बड़ा था, u में एप्सिलॉन जोड़ दिया वो और बड़ा हो गया, तो यानी कि लास्ट टर्म तो इससे डेफिनेटली क्या होगी, छोटी होगी भी। क्लियर। फॉर ऑल n। क्लियर। एंड अब देखो ये u माइनस एप्सिलॉन है, अब अगर u में से एप्सिलॉन हमने माइनस कर दिया, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, तो ये कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसी होंगी इस सीक्वेंस की जो इससे बड़ी होंगी, यानी कि u से पीछे आ गया u माइनस एप्सिलॉन, है कि नहीं। अब इसमें कितनी टर्म है ये तो हमें भी नहीं पता, n लिख लिया हमने, n की वैल्यू चाहे इनफाइनाइट ही क्यों ना हो, तो यानी कि कुछ टर्म ऐसी होंगी जो u माइनस एप्सिलॉन से क्या होंगी, बड़ी। तो दिस मीन्स है कि जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी कुछ टर्म, मान लेते हैं वो mth है, ठीक है ना। फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, समझे भी, m कोई नेचुरल नंबर है, तो कुछ टर्म तो जरूर ऐसी होंगी जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होंगी, क्योंकि u माइनस एप्सिलॉन और u के बीच में भी काफ़ी सारी टर्म हो सकती है। क्लियर कट। अब देखो u माइनस एप्सिलॉन छोटा है am से, और m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड n है जो वो ग्रेटर देन इक्वल है m के, ठीक है ना, क्योंकि nth टर्म लास्ट है और m उससे जस्ट पहले है कि नहीं, तो दिस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, तो n बड़ा होगा m से, n बिल्कुल लास्ट है, n से पीछे वाली कोई भी टर्म लिया हमने m मान लिया, हो सकता है m की वैल्यू n-1 ही हो सकता है n-2 हो, इस तरीके से समझो, यानी कि m इनमें से कोई भी टर्म हो सकती है। क्लियर। अब देखो जो am अगर u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है, दिस इंप्लाइज जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी है am और am से बड़ी है an, है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी an, यानी कि इसकी लास्ट टर्म nth टर्म। तो अब यहाँ से देखो, इसको आप फर्स्ट कंसीडर करो, इसको आप सेकंड कंसीडर करो, दो इक्वेशन हमने मान ली। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर बाद में रफ कर देंगे, चलो इधर नीचे लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल रहा है, an u प्लस एप्सिलॉन से छोटा और u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा, तो दिस इंप्लाइज हम ये लिख सकते हैं कि जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है an और u प्लस एप्सिलॉन से छोटा है an, ठीक है ना। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, अब n किससे बिलोंग करेगा, अब सारी टर्म के लिए तो ऐसा नहीं है, ये कुछ चुनिंदा टर्म्स है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, भी ये नहीं है भी n की जगह 1 रख दो, भी ये भी इस इंटरवल के अंदर है, सिर्फ m से बड़ी वैल्यू के लिए। क्लियर। तो ऐसा होगा, अगर ये है तो हम इसको मॉडुलस की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि यहाँ से मैं क्या लिखूँ,
कि ए एन है जो माइनस यू का जो मोड है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एन और एम दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। अब ये किसकी डेफिनेशन है, दिस मीन्स, अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सीक्वेंस ए एन है कन्वर्ज टू यू। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रही है किसकी तरफ, यू की तरफ। तो बड़ा सिंपल सा मेथड होगा। तो इस तरीके से आप प्रूव करोगे। यही हमने प्रूव करना था कि जो ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है इसके लिस्ट अपर बाउंड को वो कन्वर्ज करेगी। सेम एज इट इज़ है सेकंड पार्ट। अब इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। एक नंबर लाइन और ले लेते हैं, भी एक नंबर लाइन और ली, ये भी नंबर लाइन है। तो ये वही चीज़, एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेफ्ट साइड आओगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, राइट साइड जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा। मान लिया कि ये सीक्वेंस यहाँ तक है, भी यहाँ तक है, क्लियर। अब ये सीक्वेंस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मान लिया यहाँ से A1 शुरू हुआ, फिर इधर A2 आ गया, फिर इधर A3 आ गया, सो ऑन इस तरीके से। यहाँ पे उसकी nth टर्म आपको मिलेगी, क्योंकि घट रहा है। भी मैं नंबर लाइन पे डिनोट कर रहा हूँ सीक्वेंस को, ऐसे डिनोट नहीं करते, लेकिन फिर भी समझने के लिए भी इस साइड आ रहे हैं हम। तो यहाँ से देखिए, अगर ये डिक्रीजिंग है, जैसे हमने अब इसमें u को क्या माना था, लिस्ट अपर बाउंड, ऐसे इसमें यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि कोई वैल्यू है l, ठीक है ना। l क्या है, GLB है, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। यहाँ l को हमने क्या मान लिया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल आप लिख सकते हैं, बुक में भी गिवन है, कोई खास चीज़ नहीं है। L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है कि नहीं। यानी कि यहाँ से अर्थ क्या हुआ कि अगर L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो L की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि L से छोटी तो कोई टर्म नहीं हो सकती इस सीक्वेंस की, क्योंकि L ही क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है कि नहीं। तो L से तो सारी क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्लियर। अब यहाँ से देखिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर मैं L प्लस एप्सिलॉन लेता हूँ तो L से थोड़ा आगे चला जाएगा वो, क्योंकि हमने प्लस किया ना, जब प्लस करते हैं तो राइट साइड बढ़ते हैं नंबर लाइन पे। और अगर L माइनस एप्सिलॉन लेता हूँ तो वो थोड़ा इधर आ जाएगा, ये L माइनस क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। भी L प्लस एप्सिलॉन इधर चला गया तो हो सकता है L और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में इस सीक्वेंस की काफ़ी सारी टर्म हो। तो दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कुछ टर्म्स ऐसी होंगी, मान लिया m टर्म है, कि जो लेस देन होंगी L प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, कुछ टर्म तो ऐसी होंगी जो इस L प्लस एप्सिलॉन से छोटी होंगी, इसमें मान लिया वो m टर्म है, क्लियर। अब ऐसे ही अगर L प्लस एप्सिलॉन से ये छोटी है तो दिस मीन्स यहाँ से तो an भी क्या होगी, लेस देन होगी L प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि an बिल्कुल लास्ट टर्म है और लास्ट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी होगी। तो an भी L प्लस एप्सिलॉन से क्या होगी, छोटी होगी। सिंपल सा है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लेकिन जो ये L माइनस एप्सिलॉन है, ये तो इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से भी पीछे चला गया, एंड यहाँ से तो ये जो an है, an वो ग्रेटर होगा L प्लस एप्सिलॉन से, ग्रेटर होगा L प्लस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, L माइनस एप्सिलॉन के वो पीछे चला गया उससे कुछ, ठीक है ना। तो ये जो जितनी भी सारी टर्म है L से तो बड़ी है ही, तो L माइनस एप्सिलॉन से तो ऑटोमेटिक क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये यहाँ से दो इक्वेशन बनी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। भी जो an है वो कहाँ लाई करता है, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कि जो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में फंस चुका है an, ठीक है ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, क्लियर। अगर ऐसा है तो इसको मोड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, an माइनस L लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन
फॉर ऑल ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये डेफिनेशन किसकी होती है? दिस मीन्स, यहाँ से आप क्या लिखोगे? दिस मीन्स जो सीक्वेंस A है कन्वर्ज टू L। तो यहाँ से जो सीक्वेंस AN है वो किसको कन्वर्ज करेगी? L को। तो आप थ्योरेटिकली इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दिया भी। जैसे सेकंड पार्ट है, सबसे पहले आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा था AN कोई सीक्वेंस लेनी है जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, फिर वो बाउंडेड बिलो दिखानी है, फिर एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मान लेना। तो थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को किया था। तो सारी चीज़ें लिखो, मैंने नंबर लाइन के हेल्प से मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आपको बताई है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, रिजल्ट आपको हमेशा याद हो। और ये थ्योरम एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीट होती है, तो अच्छी तरीके से आपको लिखना भी आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए।